तो ड्रेस क्या होती थी कि काली पैंट, हाफ निकर और दाढ़ी रखी हुई और चेकदार बुशर्ट और चप्पलों के अंदर, और उनको मजबूर होकर हथियार डालना पड़ा इसके पाकिस्तान आर्मी को, हिंदुस्तान आर्मी के सामने। अच्छा, आप जब टैंक वगैरह चलाते हैं तो उसमें क्या खासियत रहती है कि किस तरह उसको ऑपरेट करना होता है और कहाँ पर आप गोला दागते हैं, क्या डायरेक्शंस मिलते हैं, कुछ बताओगे? मेरी जब शादी तय हुई थी 15 जून 1971 को, और मैं 15 जून 1971 बांग्लादेश में था। अभी आंखें नम हैं इनकी। एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि इनके सामने आप बात नहीं कर सकते, ये सख्त आदमी हैं, इनकी तो आंखें नम हो गई आर्मी का बताते बताते। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। अगर आप किसी नए शहर में जाते हैं और वहाँ पर आपको आर्मी के लोग मिल जाएं, और आर्मी के वो लोग जो 71 की जंग में हिस्सेदार रहे हों, जिन्होंने 71 की जंग लड़ी हो, और ख़ास तौर पर अगर तोपची मिल जाए तो आप उसकी बातें सुनना तो इच्छा करेगी आपको उनकी बात सुनने का बहुत दिल करेगा। मेरे साथ यहाँ पे चंद्रपाल भोबिया जी हैं और उनके दोस्त हैं अशोक जी और वीरेंद्र जी। ये लोग मेरे साथ बैठे हैं इस वक्त, और मैंने सोचा कि अगर आप राजस्थान में आए हैं तो आर्मी के लोगों से मुलाकात होनी चाहिए। और जो मेरे साथ चंद्रपाल भोबिया जी हैं, इनका इतिहास थोड़ा गजब का रहा है। मैं ऐसे कह सकता हूं कि आर्मी में एक डॉन की भूमिका रही है। नमस्कार अमित जी, आपका संगरिया में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। मैं 1970 में पढ़ाई करने के दौरान में मेरे एक दिल में मनसा थी, हमेशा दिलचस्पी थी कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, और मेरी इच्छा पूरी हुई। मैं 28 मई 1970 को आर्मी तोपखाना रेजिमेंट के अंदर एज ए सर्वेयर के तौर पे मैंने जो है आर्मी ज्वाइन की थी, और मेरी जो ट्रेनिंग है वो हैदराबाद में हुई थी। और ट्रेनिंग जैसे ख़त्म हुई, मैं उस टाइम में टीबी तहसील जिला गंगानगर में एकमात्र आर्मी में जाने वाला पहला शख्स था। और नहीं, आपको मैं डॉन कह सकता हूँ, डॉन, मिस्टर डॉन सीपी भोबिया। नहीं, डॉन तो खैर मैं अपने आप को नहीं कह सकता, पर मैं कह सकता हूँ ना, क्योंकि सख्त लहजे के आदमी हो आप कह सकते हो डॉन। कि मेरे जो काम करने का तरीका है वो डॉन टाइप तो नहीं है, पर डॉन लोग पूछे डॉन बोलते हैं इस बात में। सख्त हैं, मैं आपको बता दूं ये काफ़ी सख्त हैं। और दूसरा, जो आर्मी में रहता है वो सख्त होते हैं। आपके साथ कभी सख्ती से पेश आते हैं, या मतलब दोस्तों में क्या रहता है? हमारा तो इनके सामने हिम्मत ही नहीं होती भी तेज़ आवाज़ में बात करें, इसलिए कभी प्यार से काम लेते हैं हमसे तो। खैर, बात करते हैं आर्मी के वक्त की। 71 की जंग में हिस्सा लिया आपने। 71 की जंग में एक तोपची के तौर पर आप मैदान में उतरे। इंदिरा गांधी ने सेना भेज दी और आप बांग्लादेश के अंदर जो एंटर कर चुके थे। फिर क्या हुआ, कैसी थी वो जंग, क्या था ग्राउंड पे? 1971 की जो बैटल लीली उस लड़ाई का नाम था, और जब बांग्लादेश का पार्टीशन होने था तो उन्होंने इंडिया से मदद मांगी, पाकिस्तान से अलग करने के लिए भी बांग्लादेश अलग देश बने। तो हमारे स्वर्गीय जो इंदिरा गांधी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थी, और हमारे जनरल थे MJ मानेकशॉ साहब, उन्होंने जब प्रस्ताव पेश किया तो इंडिया ने बांग्लादेश को अलग करने के लिए एक मुक्ति वाहिनी से फौज की तैयार की थी। मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश के अंदर कोमिला सेक्टर में पाकिस्तान के साथ एक अलग ड्रेस के साथ, यानी जंग सितंबर महीने में चालू कर दी। तो ड्रेस क्या होती थी कि काली पैंट, हाफ निकर और दाढ़ी रखी हुई और चेकदार बुशर्ट और चप्पलों के अंदर। यानी क्या मतलब था इस ड्रेस का? इस प्रकार का कि आर्मी उनको पता ना लग जाए भी आर्मी, इंडियन आर्मी इनकी मदद कर रही है। मतलब यूनिफॉर्म में नहीं थी वो, उन्होंने ड्रेस एक लागू कर दी थी। इस ड्रेस से है तो उसमें इंडियन आर्मी भी थी और बांग्लादेशी भी थे, और पाकिस्तान के साथ इन्होंने जंग लड़ा 4 महीने तक। 4 दिसंबर 1917 को सुबह मॉर्निंग टाइम में पाकिस्तान ने एयर अटैक करके इंडिया को ललकारा, और इंडिया ने भी उस टाइम जवाब देने के लिए अपनी पूरी आर्मी को आदेश दे दिया कि पूरी आर्मी यूनिफॉर्म के अंदर जो है वो लड़ाई लड़ेगी और पाकिस्तान को वो चने चबाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, 71 की जंग की जब बात आती है तो एक सबसे बड़ी लाइन लिखी जाती है, वो ये कि 93,000 सैनिक घुटने के बल पर थे। पाकिस्तान के सैनिक जो थे वो घुटने के बल पर थे। उस दृश्य को आपने देखा था? अमित जी, मैं आपको इसके बारे में बहुत ही रूबरू होकर बता सकता हूँ। जब 17 दिसंबर 1971 को
ये एक ढाका का एक खादी ग्राउंड था। खादी ग्राउंड के अंदर ये परेड हुई थी और उस टाइम में इंडिया का जो पार्टीशन जो वो कर रहे थे वो जनरल अजीत सिंह जी अरोड़ा कर रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल जी अरोड़ा, और पाकिस्तान की जो कर रहे थे जनरल न्याजी जी कर रहे थे। तो जब सीज फायर हो गया और इंडियन आर्मी के आगे पाकिस्तान आर्मी ने 90,000 आर्मी ने भूमि स्तर में हथियार डाल दिए थे। और वो परेड में मैं बिल्कुल मौजूद था वहाँ पर। सुबह 10 बजे वो परेड हुई है और जनरल न्याजी ने पूरे अपने पाकिस्तान आर्मी को यह कह दिया कि पूरे हथियार जो भूमि स्तर का, तो इंडिया जो है वो विनर हो गया है, आप पराजित हो गए हैं। तो जो जनरल न्याजी और जगजीत सिंह अरोड़ा थे वो आपस में क्लास फेलो थे, लाहौर में इकट्ठे पढ़ा करते थे, रूममेट थे। वो मुझे सीन याद है अमित जी, जब जनरल न्याजी को जगजीत सिंह अरोड़ा ने वो आदेश दिया था कि मिस्टर जनरल न्याजी, बोला कम हेयर, बोलता है यू आर गट वी आर पिस्टल, बोलता है। उन्होंने जनरल न्याजी ने जगजीत सिंह अरोड़ा के कदमों में अपना पिस्टल रखे और उनकी तीर थपा के ये बात बोली थी कि हमारे जनरल अरोड़ा तू यू आर द विनर, बोलता है हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हीरो है तू, बोले जो हमारी 90,000 आदमी को तो तुम भूमि शस्त्र करवा दिया। एक बात बताइए, ये नई बात मुझे पता लगी है, मैंने हिस्ट्री जितना पढ़ा है उसमें मुझे ये नहीं पता था कि लाहौर में पाकिस्तानी आर्मी के हेड जो उस वक्त थे कैथर की जंग में और हिंदुस्तान के जो हेड थे, ये दोनों लोग एक ही स्कूल में एक ही जगह पढ़ते थे। लाहौर में दोनों एक साथ पढ़ते थे, रूममेट थे, दोनों रूम पार्टनर रहे हैं। और पार्टीशन के टाइम में जब क्या है वो जगजीत सिंह अरोड़ा आर्मी में भर्ती हो गए, इंडियन आर्मी में, और वो पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हो गए थे। कितनी बड़ी बात है कि जंग जो है वो दोस्त को दुश्मन बना देती है। मुल्क के लिए लड़ना था तो वो दोस्त से भी लड़ गए। जी हाँ, वो तो अपनी भर्ती का ड्यूटी वतन का लिए मर गए थे, वतन पे लड़ाई लड़नी थी उन्होंने थे। और हमारी पाकिस्तान आर्मी के आगे हमारी हिंदुस्तान आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम में कि हमारे जो रॉकेट लॉन्चर थे, हमारी जो तोप थी, हमारी जो 25 पाउंडर थे, हमारी जो मीडियम गनें थी, उन्होंने बड़े लॉन्ग रेंज पे रॉकेट लॉन्चर ने फायर करके और ऐसे जो उनका एरिया कैप्चर कर लिया और उनको मजबूर होकर हथियार डालना पड़ा इसके पाकिस्तान आर्मी को हिंदुस्तान आर्मी के सामने। अच्छा, आप जब टैंक वगैरह चलाते हैं तो उसमें क्या खासियत रहती है कि किस तरह उसको ऑपरेट करना होता है और कहाँ पर आप गोला दागते हैं, क्या डायरेक्शंस मिलते हैं, कुछ बताओगे? जी ऐसा है, लड़ाई एक सिस्टम ढंग से होती है। तोप खाने रेजिमेंट में टैंक नहीं होते, वो आर्मर्ड फोर्सेस में होते हैं। हमारे पास सिर्फ तोपें होती है। तोप होती है वो क्या करता है, उनका पहले रेंज फिक्स होता है, टारगेट फिक्स होते हैं। टारगेट में जो सर्वेयर होता है उसकी एक टीम होती है, उसके साथ ऑपरेटर होता है और वो सर्वे जो करता है वो टारगेट फिक्स करता है। टारगेट फिक्स करके उसके बाद में एक ओपी होती है आगे, ऑब्जर्वर पोस्ट बोलते हैं जिसको। ऑब्जर्वर पोस्ट में जाकर वो अपने ऑर्डर देता है गन को कि आप जो है 2 राउंड फायर करिए, 3 राउंड फायर करिए। जब वो फायर करता है, जब जाके गिरता है और उसकी जो फ्लैश होती है उससे वो क्या करता है, उसका ग्रिड रेफरेंस निकालता है कि टारगेट सही गिरा है या नहीं गिरा है, गोला सही गिरा है या नहीं गिरा है। उस फ्लैश पे वो क्या करता है, पीछे वाले ओपी को ऑर्डर देता है वो पीछे गन को कि यू आर जो नेक्स्ट फायर 25 का राइट या 25 का लेफ्ट। उस टारगेट को फिक्स करके जो है वो अहम भूमिका से लड़ाई होती है और फिर वो उसका अपनी गन में रेंज लगा के और उसको फायर करता है ताकि उसको एरिया को, ये टारगेट को ध्वस्त कर दे। अच्छा, तो आप लोग कहाँ तक पहुँचे थे, मतलब ढाका पहुँच गए थे या क्या सीन हुआ था आपके साथ, कहाँ से एंट्री लिया आपने बांग्लादेश में? जब हमारा जो लड़ाई मुक्ति वाहिनी के साथ जब ख़त्म होकर जब आर्मी और पाकिस्तान की जब लड़ाई हो गई थी तो हम लोग ढाका से पहले अगरतला की राजधानी है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, उसके बीच में एक बहुत बड़ी नदी आती है जो ढाका के बॉर्डर पे पड़ती है। उस नदी को पार करके और ढाका के अंदर जो खादी भंडार था, ग्राउंड था, उसमें जाके इंडियन आर्मी ने वहाँ पर जाके और ये विजय हासिल की थी। अच्छा, एक बात बताइए, जिस वक्त आप वहाँ पे जंग में थे, परिवार को मालूम था कि आप जंग में हैं, पीछे परिवार क्या सोच विचार रहा था या आपके साथ चिट्ठियों के थ्रू बातचीत होती होगी? अब तो बातें वैसी नहीं रहती कि अब तो फ़ोन से बात हो जाती है, लेकिन पहले चिट्ठियों से होती थी। अमित जी, मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब आर्मी घर छोड़ के जब वहाँ पर चला जाता है तो वो इस परिवार को तो भूल कर वो जो अपना परिवार होता है, जो आर्मी का जो परिवार अपने साथियों के साथ ऐसा घुल मिल जाता है कि उसको परिवार कभी याद ही नहीं आता है। हाँ, एक बात ज़रूर है, मैं समझता हूँ जब चिट्ठी नहीं आती है, 1 हफ्ते तक चिट्ठी नहीं आती है, और जब चिट्ठी लेकर हमारा जब वो मोटरसाइकिल वाला आता है तो हर एक आदमी अपनी चिट्ठी का इंतजार करता है कि मेरी चिट्ठी कब आई, मेरी चिट्ठी कब आई। और एक बार चिट्ठी अपन पढ़ लेते हैं, घर वालों को पता लग जाता है तो हम 1 हफ्ते तक रिलैक्स हो जाते हैं कि हमारी चिट्ठी आ गई, हमारे घर वाले सब खुश हैं। तो इसलिए हमारे वहाँ पर याद जो है वो उससे चिट्ठी ज़रूर आती है, घर भी याद आता है, माँ भी याद आती है, बाप भी याद आते हैं, दोस्त भी याद आते हैं, गलियाँ भी याद आती है। पर जब वहाँ पर उस माहौल से होता है, अपने वतन के लिए जो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो हम ये सब बातें भूल जाते हैं। अच्छा, तो आपके युद्ध के मैदान में भी चिट्ठियाँ जाती थी? हाँ, हमारे पास चिट्ठियाँ बराबर जाती थी। एक हमारा आर्मी का पोस्ट ऑफिस अलग है, ये 56 APO,
और एक है 99 APO। तो हमारी जो वहाँ पर यूनिट का नाम नहीं रहता कि ये टॉप सीक्रेट चीज़ होती है। हमारी वो चिट्ठी लिखते हैं, उसमें लिखते हैं चंद्रपाल भोबिया 56 APO। तो वो 56 APM जाती है वो चिट्ठी, उसका 56 APM पे वो अपनी यूनिट में जाती है जहाँ पर उनके पास लोकेशन होता है। और वो चिट्ठी जो हमारा जो DR होता है वो कलेक्शन, जो डाक कलेक्शन करता है, वो जाके हमें चिट्ठी बांटता है। और कौन सी ऐसी बात है जो मतलब आप बताना चाहेंगे? मतलब कोई जब युद्ध हो रहा था, आप गोला फेंक देते हैं, आपने मान लो यहाँ से 1 किलोमीटर का एरिया साफ करवा लिया, उसके बाद में किसके अंडर करते हैं वो एरिया पूरा? नहीं, वो तो हमारा टारगेट हमारे अंडर में आ जाता है, हमारे उसको हम कैप्चर कर लेते हैं और हमारा झंडा लगा देते हैं वहाँ पर कि वो एरिया हमारा हो गया। मतलब ये वहाँ पे जो जवान होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, उसके बाद आप आगे निकल जाते हो, तोपची जो होता है। नहीं, उसमें ऐसा होता है हमें जी, ग्रुप वाइज लड़ाई होती है। बटालियन की जो ग्रुप होते हैं उसमें सेक्शन होते हैं, वो सेक्शन अपनी अपनी लड़ाई, कोई डिफेंस सेक्शन होता है, कोई उसका वो होता है, कोई अम्युनिशन ग्रुप होता है, कोई कैसा ग्रुप होता है, वो अपना अपना प्रोटेक्शन करते करते और अपने एरिया को कैप्चर करके वहाँ पर झंडा गाड़ देते हैं। और नेक्स्ट टारगेट जो नेक्स्ट उनको टॉकिंग है वो जो है वो आर्मी जो हेडक्वार्टर्स है वो उनको अलॉट करता है, अभी आप उस एरिया में जाना है, वो आप इस एरिया। अच्छा, 71 की लड़ाई के अलावा कभी कोई ऑपरेशन में शामिल हुए, स्पेशल ऑपरेशन? नहीं, 71 की लड़ाई मेरी पहले 71 की लड़ाई थी, और 71 की लड़ाई के बाद में कोई लड़ाई वो जो है एक कारगिल की लड़ाई हुई, उस कारगिल की लड़ाई में हमने आगे थे रिटायरमेंट ले लिया था। 85 में रिटायरमेंट ले लिया था। 85 में रिटायरमेंट ले लिया था और मैंने सोच अपने मर्जी से रिटायरमेंट लिया था। मैंने ऐसे कर गया भी मैं यंग एज में हूँ, जाके मेरा बिजनेस करूँगा, और मैं बिजनेस करने के तौर पे ही मैंने रिटायरमेंट लिया प्रमोशन छोड़ के। और मेरी जो सर्विस रही वो बहुत अच्छी सर्विस रही और मैं बहुत खुश था आर्मी में। कि आर्मी के अंदर एक तो ये बात है कि आर्मी के अंदर फैसिलिटीज़ बहुत थी, हर चीज़ की, एजुकेशन फैसिलिटी थी, राशन फैसिलिटी थी, एकोमोडेशन फैसिलिटी थी, मेडिकल फैसिलिटी थी, बच्चों की पढ़ाई की फैसिलिटी थी। और उसके बाद में मैंने आर्मी ज्वाइन, रिटायरमेंट लेके, और फिर मैंने मेरा बिजनेस। 1970 के दशक में आप पहले ऐसे इंसान थे जो टीबी एरिया से, पहले ऐसे इंसान थे जो आर्मी में भर्ती हुए थे। उम्र थी 19 साल। मेरी 19 साल उम्र थी। अच्छा, तो 19 साल की उम्र थी, विवाह हो गया था उस वक्त? नहीं सर, मेरा विवाह तो बाद में हुआ। मेरे 19 साल उम्र के बाद में क्या मेरा जो है वो 1 साल के बाद में एंगेजमेंट हुआ, और लड़ाई के दिन 15 जून 1971 को मेरी शादी थी, और दिसंबर में लड़ाई शुरू हो गई थी। मैं लड़ाई से बीच में शादी के लिए, छुट्टी के लिए आया था। मतलब लड़ाई, दोबारा बताइए, मुझे समझ नहीं आया। मेरी जब शादी तय हुई थी 15 जून 1971 को, और मैं 15 जून 1971 बांग्लादेश में था। जब मुझे घर वालों ने चिट्ठी लिखी आपकी शादी तय हो गई, रात शादी में आना है, तो मुझे मात्र 4 दिन की छुट्टी मिली थी। और 4 दिन की छुट्टी मिलते ही मैंने शादी करवा के दूसरे दिन नाइट को मैंने मेरी ड्यूटी संभाल ली थी, और मैं बांग्लादेश की लड़ाई में शामिल हो गया था। कितना जुनून है, कितना जज्बा है। आपकी बात सुन के मुझे एक पंजाब के एक सैनिक थे, उनकी याद आ गई। शादी थी, शादी के अगले दिन वो आर्मी में वो कश्मीर चले गए थे स्पेशल ऑपरेशन के लिए, और 19 दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। ऐसे बहुत किस्से होते हैं आपके साथ? मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हम लोग बांग्लादेश में एक वहाँ पर जो है वो डम्बरूगढ़ साइड है, तो डम्बरूगढ़ साइड में जब हम आर्मी मूव है कि जब हम बॉर्डर एरिया में चले गए थे बांग्लादेश में, तो मेरे साथ एक पंजाब का बाजा खाने का लड़का था। वो पहले दिन शादी करवा के, और हमें सुबह मॉर्निंग टाइम में वो अपनी शादी की मिठाई बांट रहा था। सुबह नाश्ता चल रहा था, ब्रेकफास्ट लग चल रहा था, और वो हमें अपनी बधाई दे रहा था, और हम उनको बधाई दे रहे थे। जगरूप सिंह उसका नाम था, और वो हमें मिठाई दे देता था। उसके बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान आर्मी को ऐसा पता लगा कि यहाँ पर इंडियन आर्मी डिप्लॉयमेंट है। उन्होंने फायरिंग किया, फायर आगे उसकी छाती में लगा, और वहाँ पर ही उसकी डेथ हो गई थी, यानी 1 दिन के बाद ही। मतलब तो हमें बड़े, यानी उसकी जो घरवाली है वो मेरे ख्याल में अपने मायके के गई नहीं होगी, रात को वहीं थी, और वो उसी डेथ हो गया। हमें बड़े उस चीज़ में बड़े यार क्या, वो फिर भी हमारे साथ हिम्मत नहीं आ रही, और हम लोग आगे बढ़ के और उनकी चौकी को जो है हमने नष्ट कर दिया था। अच्छा, एक बात बताइए, जब आर्मी में आप जाते हैं, वहाँ पर जब लड़ाई शुरू हो जाती है, ये सब हो जाता है, क्या रहता है आपका, आपके जीवन में क्या रहता है? मतलब आप आर्मी वाले हो, यानी मिलिट्री वाले हो। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि पैरामिलिट्री के जवान होते हैं और मिलिट्री के जवान होते हैं। मिलिट्री के जवान अपने मतलब वो तैयारियों में लगे रहते हैं हर टाइम। वो तभी बाहर निकलते हैं जब देश संकट में हो, जब युद्ध की स्थिति हो। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और ये सब तो पैरामिलिट्री में आती हैं। जो नॉर्मल जितनी सीआरपीएफ रहती है, ये सब पैरामिलिट्री में आती हैं। मैं सही बोल रहा हूँ ना? नहीं सर, वो तो एक प्रोटेक्शन फोर्सेज होती है पैरामिलिट्री। जो हम लोग जो है आर्मी वाले क्या करते हैं, आर्मी के अंदर टास्क मिलता है उनको, सालाना जो है वो एक ट्रेनिंग होती है, एक्सरसाइज बोलते हैं जिसको। तो वो टास्क मिलता है, जैसे मान लो इस 24 डिवीजन जो है वो इस एरिया में है, उसको टास्क मिल गया, 14 डिवीजन को मिल गया, तो हम 14 डिव में थे। तो उसके बाद में क्या वो अपनी ट्रेनिंग में जाते हैं, और उसके बाद में ट्रेनिंग करके वो वापस अपने
कैंपस में वापस आ जाते हैं। साल की 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और उसके में एक्चुअल जो ग्राउंड पे जो वास्तव में जो लड़ाई होती है उस प्रकार से एक प्रैक्टिकली चीज़ होती है। और जब लड़ाई के दौरान में जब हम आपस में मित्र मिलते हैं, हम इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे पीते हैं, इकट्ठे सोते हैं, उसके बाद में इकट्ठे मिलजुल के काम करते हैं। अगर हमारा साथी कोई अगर मान लो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो भी गई तो तब हम उसको कंधे पर उठा के भी हमारे साथी की मदद करते हैं। अगर कोई घायल भी हो गया तो हम अपनी जान को हाथ में लेते हुए उस हमारे साथी को हम बिल्कुल फर्स्ट एड देने के लिए तो वहाँ तक पहुँचाते हैं। अच्छा, फर्स्ट एड की बात आई तो सबसे पहले एक सवाल पूछ लूँ। मैं मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ। एक सवाल हमेशा मेरे दिल में आता था, जो म्यूल होते हैं यानी खच्चर जो होते हैं, आर्मी में इनका बड़ा इस्तेमाल होता है। इनका इस्तेमाल कौन से एरिया में होता है? जैसे पहाड़ी एरिया में होता है क्या? क्यों होता है? क्योंकि ये कहते हैं ना कि बेल्ट बांधा होता है आर्मी वाले के पीठ पे और खच्चर उसको उठा के लाता है अगर उसको कुछ हो जाए। क्या ये रियलिटी है? ये हिल स्टेशन बोलते हैं जी, हिल हाई अल्टीट्यूड एरिया बोलते हैं इसको। एक तो होता है फील्ड, तो फील्ड में जब हाई अल्टीट्यूड एरिया में जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या है कि व्हीकल का साधन नहीं होता, राशन नहीं पहुँचता और जवान जो है वो घायल हो उसको नहीं पहुँचाता, तो वो खच्चरों से काम लेते हैं। सारा अम्युनिशन भी खच्चरों से पहुँचता है, राशन भी खच्चरों से पहुँचाते हैं और किसी को मेडिकल अगर देने तो वो भी खच्चरों, यानी मेन खच्चरों से काम करके स्टेशन। नहीं, खच्चर को बिना आप मतलब वो डायरेक्शन नहीं दे रहे आप, वो खच्चर जो है अपने मैदान में छोड़ दिए हैं। युद्ध के दौरान अगर किसी आर्मी के पर्सन को कुछ होता है तो उसको उठाकर अपने आप ले आता है वो, ऐसा भी मैंने सुना है। देखो हम आर्मी के अंदर क्या कहते हैं, बराबर पशु भी जैसे मान लो घोड़े होते हैं उनको भी ट्रेनिंग होती है, कुत्तों को भी ट्रेनिंग होती है, खच्चरों को भी ट्रेनिंग होती है और उनका VRC बोलते हैं उनको, जो वेटरनरी जो उनका एक जो मेरठ में उनका ट्रेनिंग सेंटर है उसमें सब प्रकार की उनको ट्रेनिंग होती है कि कैसे किस प्रकार काम करना है, कैसे उनको इशारा होता है, वो इशारे से वो काम करते हैं, जानवरी पर वहाँ पर काम करते हैं। अच्छा, उनको आप इशारा करते हो तो उसी के हिसाब से वो काम करते हैं। ये चीज़ बहुत गजब है। आपको बता दूं कि पशुओं का उपयोग इसमें बहुत होता है। इसी के साथ साथ कबूतर, बाज और एक घोड़ा, एक जो म्यूल जिसको खच्चर कहते हैं, खच्चर, एक कुत्ता, इनका उपयोग होता है। और कौन से जानवर होते हैं आर्मी में? आर्मी में वैसे तो मेन तो और घोड़े ही होते हैं, ज़्यादातर घोड़े और कुत्ते होते हैं। घोड़ों पे तो क्या करते हैं वो जैसे उसमें ट्रेनिंग होती है, वो घोड़ों के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं, वो खेलते हैं, गोल्फ वगैरह खेलते हैं और घोड़ों पे ही काम करते हैं। घोड़ों पर क्या उनको जब कई बार लड़ाई के मैदान में घोड़ों पे ही जाना पड़ता है, जहाँ पर वे कल ही जाना चाह सकते हैं। कबूतर का इस्तेमाल पहले बहुत होता था, वो होता है? अब तो कम्युनिकेशन के साधन हो गए ना। जब पहले डाक के कम्युनिकेशन साधन नहीं थे तो वो किसी के जरिए मतलब कबूतर को गले में बांध दी या किसी और बात बोलते, वो तो उस टाइम बहुत पुरानी की बातें हैं। अब तो हमारी कम्युनिकेशन हो गए, सारा कुछ हो गया, तो आजकल जो साधन बहुत ज़्यादा हो गए तो इसलिए अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आर्मी के बारे में अगर कोई और सवाल आपका हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो हमारे पास मिथ बन के रह जाते हैं, हम उनका सवाल का जवाब नहीं जान पाते, क्योंकि जो वर्किंग जो आदमी वहाँ पे कर रहा है उसी को मालूम है उन सवालों का जवाब। तो अगर ऐसे कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको चंद्रपाल भोबिया जी से पूछकर बता दूंगा। और आपको ये बता दूं कि मैं एक एंकर के माध्यम से इनसे बातचीत कर रहा हूं। चंद्रपाल जी ने मुझे यूट्यूब पे सुना और उसके बाद इन्होंने कांटेक्ट किया। बुजुर्ग हैं, आर्मी में रहे हैं, तो इतिहास के हर पन्ने को ये समझते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि अमित जी आप हमारे ही परिवार से हो, तो उसके लिए भी थैंक यू। एक अभी जी मैं और तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, जितने भी आजकल के जो नौजवान हैं उनको मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ कि आज के जो है वो आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, हर आदमी को, हर बच्चे को ज्वाइन करनी चाहिए। और एक जो है नशा प्रवृत्ति को छोड़ के, कि हमारी जो आज की जो नई जनरेशन है वो नशे में जा रही है, इसलिए वो आर्मी के काबिल नहीं है। और मैं जितने भी बच्चे हैं इस टाइम में 19 साल के ऊपर जितने भी हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी ज्वाइन करिए। अच्छा, एक बात बताओ, अभी एक सवाल दिमाग में आ गया मेरे आर्मी के, आपने नए बच्चों की बात की। आर्मी में रहते तो गुनगुनाते थे गाना, फैमिली की याद में, देश के लिए कुछ गुनगुनाते थे? कोई गाना याद है या कोई कविता सुनाओगे? गाना तो खैर मेरे को गाना नहीं आता, पर गाना उसे बनाया भी है, चिट्ठी आएगी चिट्ठी आए, वो क्या वो गाना है, वो हमारे आर्मी वालों पे ही बनाए थे, वो हमारे आर्मी पे बनाया सारा कुछ। और याद आते हैं, माँ भी याद आती है, बहन भी याद आती है, पूरा परिवार, गलियाँ याद आती है, हमारी जो गांव की गलियाँ तक याद आती है। और कई बार तो रोना भी पड़ता है वहाँ पर बैठ के। अभी आंखें नम हैं इनकी। एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि इनके सामने आप बात नहीं कर सकते, ये सख्त आदमी हैं, इनकी तो आंखें नम हो गई आर्मी का बताते बताते। ये मतलब जितने आड़ दिखते हैं उतने नरम भी हैं। वन मैन आर्मी है संगरिया में, इनको वन मैन आर्मी के नाम से जाना जाता है। और जैसे अखरोट ऊपर से सख्त होता है, अंदर से नरम होता है,
वैसा इनका स्वभाव है और हर आदमी के ये काम आते हैं, दुख सुख, और जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है एक आवाज़ के साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। कभी अपना स्वार्थ नहीं देखते, निस्वार्थ भाव से पूरे संग्रिया में कहीं भी कोई काम हो, आप और आपके सुपुत्र हैं वो भी इसी तरह के लायक पार्षद रहे हैं हमारे संग्रिया के, अच्छा काम करते हैं। और अब दोबारा वार्ड के अंदर जनता चाहती है कि वो दोबारा चुनाव लड़े और दोबारा पार्षद बने, अच्छी स्थिति। मतलब अगर मैं थोड़े शब्दों में कहूँ तो ये है कि आर्मी में जब कोई शामिल होता है ना तो वो अपना स्वार्थ वगैरह ये सब त्याग देता है। वो कम से कम वो ठीक है परिवार के लिए कह सकते हैं कि वो पारिवारिक है, लेकिन वो सन्यासी टाइप हो जाता है। तो आर्मी के 1970 के उस जवान से हमने बात की जो 19 साल के थे, आज बुजुर्ग है लेकिन आज भी नशे के खिलाफ वो जंग लड़ते हैं और भी सामाजिक कामों में वो हिस्सा लेते हैं। सीपी भोबिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत मेरे संग्रिया माने पर आपने जो आपके चैनल ने हमारे से बात की। और मैं लोगों को दोबारा फिर संदेश देना चाहता हूँ कि एक तो आदमी का जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, चापलूस नहीं होना चाहिए। एक बात को बात कहनी चाहिए आदमी को कि वो नफ़ा से नुकसान, सच्चाई और सच्चाई बोलनी चाहिए। मेरे में एक ही कमी है संग्रिया के अंदर, इसलिए मुझे आदमी थोड़ा सा कि मैं सच बोलता हूँ हर बात में, मैं किसी प्रकार की चापलूसी नहीं करता हूँ। और ना ही मुझे, मेरा बिजनेस है 35 साल का, मैंने कभी डुप्लीकेसी काम नहीं किया बिजनेस में। कभी मैंने किसी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। जब से कांग्रेस पार्टी मैंने 1977 में ज्वाइन की थी इन बिटवीन सर्विस में, बड़ी मजे बात देखो 1977 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। और एकमात्र संग्रिया के अंदर मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मैं तो अपने आप को कह सकता हूँ कि एकमात्र मैं ऐसा आदमी हूँ जो मैंने कांग्रेस कभी भी नहीं छोड़ी और कांग्रेस का मैं सच्चा सिपाही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।